साथियों प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका गर्जर शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों हम उत्तराखंड ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच कवर कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में रिवर सिस्टम देख रहे थे और रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमने अलकनंदा नदी और साथ में भागीरथी नदी को देख लिया था। और दोस्तों आज हम नदी तंत्र के अंतर्गत यमुना नदी को पढ़ने वाले हैं और यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स को भी पढ़ेंगे और साथ-साथ में एक अलकनंदा की सहायक नदी थी जिसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग के चौराबाड़ी ताल से निकलती है, उसको भी पढ़ेंगे और इन 3 नदियों को कवर करके आज हम यमुना नदी तंत्र को पूरा खत्म कर लेंगे। साथियों इसके बाद हम काली नदी और उसके बाद फिर हम पश्चिमी रामगंगा को पढ़ते हैं और फिर हम सरयू नदी को पढ़ने के बाद उत्तराखंड का नदी तंत्र का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। तो लगभग 1 या 2 वीडियो में हम इसको एंड कर देंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे उत्तराखंड की जलवायु और जो उत्तराखंड की यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है उसके उसके अंतर्गत एंटर करेंगे। तो आज आप लिखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी। साथियों यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी का धार्मिक रूप से महत्व बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी है यह सूर्य की पुत्री और आपकी यम की बहन है। यह यमुनोत्री के निकट अ, यमुनोत्री के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और राज्य में उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून में प्रवाहित होने के बाद यह ढालीपुर देहरादून जो जहाँ पर ढालीपुर जो कि देहरादून में स्थान है, वहां से राज्य से बाहर एंटर कर जाती है। तो आइए दोस्तों एक बार हम मैप की दृष्टि से इसको देख लेते हैं। यह कुछ इस प्रकार यहाँ से उत्तरकाशी हो जाता है इधर, फिर यहाँ से फिर देहरादून की सीमा लग जाती है और फिर कुछ इस प्रकार फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार टिहरी पे आ जाता है। तो साथियों यह कुछ इस प्रकार यहाँ से आपका निकलती है यमुना नदी और फिर यह ऐसे यहाँ से फिर यह ढालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। साथियों मैं बात करूँ तो यमुना नदी की लेंथ उत्तराखंड में मानी जाती है। यमुना नदी की लेंथ उत्तराखंड में मानी जाती है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर मानी जाती है कि यह उत्तराखंड राज्य में 136 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद अपने जो मुहाना है यहाँ पर जो ढालीपुर नामक स्थान है वहां से राज्य से एंटर बाहर हो जाती है। तो साथ ही में यमुना नदी का महत्व भी मैंने आपको बता दिया और यमुना नदी की लंबाई भी बता दी। यमुना नदी उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक होता है आपका उत्तरकाशी, दूसरा होता है आपका देहरादून, तीसरा होता है आपका टिहरी। इन जनपदों में प्रवाहित होने के बाद यह देहरादून से बाहर हो जाती है। कुछ यह देहरादून और टिहरी की सीमा भी बनाती है और फिर यह टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा भी यह नदी बनाती है। फिर इसके बाद यह राज्य से बाहर प्रवाहित हो जाती है। तो आइए दोस्तों इसके हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आइए इसका मैप एक बार बना लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हम सभी लोग इसको समझ लेंगे। साथियों साथियों आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक लेक्चर दिए हैं, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप उनको अच्छे तरीके से एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर ले रहे होंगे और उसको कंटिन्यूअसली उसके रिवीजन के साथ उसके अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं। तो आइए दोस्तों उत्तराखंड में यमुना नदी का हम प्रवाह तंत्र देखते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार यमुना नदी यहाँ से निकलती है और यह इस प्रकार राज्य में निकलती है। सबसे पहले हम इसको उत्तरकाशी के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर टिहरी और देहरादून के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्वत आता है जिस पर्वत का नाम है बंदरपूछ पर्वत। बंदरपूछ पर्वत, पूछ पर्वत और बंदरपूछ पूछ पर्वत के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसको बंदरपूछ ग्लेशियर भी कहते हैं। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है और कुछ इस प्रकार यहाँ राज्य में प्रवाहित होते हुए, दिल्ली में प्रवाहित होते हुए इस प्रकार यह राज्य के बाहर एंटर हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मंदिर आता है यमुनोत्री मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा सभी बच्चे, यमुनोत्री यमुनोत्री मंदिर। अब देखिए दोस्तों यमुनोत्री मंदिर जो है यहाँ पर संगम होता है ऋषि गंगा का। अब साथियों आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है कि ऋषि गंगा टू, ऋषि गंगा फर्स्ट किसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज है और ऋषि गंगा टू और ऋषि गंगा फर्स्ट कहाँ पर अपना संगम बनाती है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा जो ऋषि गंगा टू है यह पश्चिमी धौली गंगा की एक सहायक नदी है जो कि आपका रैणी गांव में यह संगम बनाती है किससे, पश्चिमी धौली गंगा से। वहीं मैं ऋषि गंगा फर्स्ट की बात करूं तो ऋषि गंगा फर्स्ट आपका जो मंदिर है, कौन सा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पर अपना क्या बनाती है, संगम बनाती है। ठीक है दोस्त, फिर हम यहाँ पर आएंगे इसके बाद देखेंगे यमुनोत्री में जो संगम बनाती है ऋषि गंगा।
ऋषिगंगा, ओनली ऋषिगंगा, ठीक है। ऋषिगंगा 2 और ऋषिगंगा सेकंड मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और उसके प्रॉपर्ली एक नोट्स बनाए होंगे। तो मैंने कहा कि जो यमुना नदी है यह बंदरपूछ पर्वत के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होती है और यह इसकी सबसे पहली सहायक ट्रिब्यूटरी ऋषिगंगा है। उसके बाद खरसाली नामक एक स्थान आता है जिसको खुशीमठ भी कहते हैं खरसाली। यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे खरसाली। खरसाली, एक खरसाली नामक स्थान भी आता है जो कि खरसाली खुशीमठ के नाम से प्रचलित है और यह यमुनोत्री माँ यमुना का शीतकालीन आवास स्थल भी है। तो खरसाली में सहायक नदी यहाँ पर संगम होता है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़। इसके बाद दोस्तों एक स्थान आता है स्याना चट्टी। इस बार यहाँ भी मुद्दा बना था स्याना चट्टी, स्याना चट्टी स्थान। तो मैं इस बार बात करूं कि यह आपने अखबारों में विगत दिनों पढ़ा होगा कि जो ये स्याना चट्टी नामक स्थान है वहां पर एक झील बन गई थी और वो झील किस प्रकार बनी थी मुझे लगता है कि शायद यह करंट का मुद्दा भी रहा था तो आयोग इसके ऊपर भी फोकस कर सकता है कि जो स्याना चट्टी है वहां पर किस नदी का संगम यमुना नदी से होता है। तो आप देखिएगा कि ऊपर से घटगाड़ नामक स्थान, घटगाड़ नामक स्थान आती है, घटगाड़, घटगाड़ नामक एक नदी आती है और यह स्याना चट्टी में अपना क्या बनाती है, संगम बनाती है। अब मैं आपको दोस्तों एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे यह झील बनी थी और क्यों यह एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया था उत्तराखंड में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम स्याना चट्टी में बनी झील का। तो सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी कुछ इस प्रकार प्रवाहित होती है और जो खड़गाड़ है वहां ऊपर से इस प्रकार यहाँ पर आती है ऐसे में और यहाँ पर इनका संगम होता है और इसके ही पीछे कुछ दूरी पर एक पुल है जिसको स्याना चट्टी पुल के नाम से भी जाना जाता है। इधर पुल है और इधर आपका रेस्टोरेंट यानी कि होटल्स या फिर गांव बसा है इधर कुछ दूरी पर, ठीक है दोस्त। अब क्या होता है जब ऊपर से यह खड़गाड़ निकलती है तो यह जब निकलती है तो कुछ एक दिन क्या होता है कि बहुत बारिश होती है और जब बारिश होती है तो इस यह क्या करते हैं कि यहाँ पर बादल फट जाता है इस नदी में और जब बादल फटती है तो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ अवसाद और गाद लेके आती है और जब यह ऐसे में प्रवाहित होती है अपने साथ अवसाद और गाद लेके आती है तो यहाँ पर नदी का यह रास्ता क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ऐसे में। और जब ये रास्ता ब्लॉक कर देती है तो जो नदी का पानी है वह प्रवाहित नहीं हो पाता है और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यहाँ पर झील बन जाती है और पूरा पानी ऐसे पीछे की ओर बढ़ जाता है, चला जाता है और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो ये नदी पुल है यह पानी पुल के ऊपर आ जाता है और यहाँ गांव तक यह पानी फैल जाता है और कुछ दिनों बाद जब यह पानी अत्यधिक हो जाता है तो शासन प्रशासन भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दौरा करते हैं। उसके बाद यह क्या होता है कि एक दिन फिर से रात को बादल फटता है और यमुना नदी में तेज प्रभाव आ जाता है जिसके कारण इस गाद या अवसाद को यमुना नदी आगे प्रवाहित कर जाती है और फिर यह झील जो है बनी होती है उसको ऑटोमेटिकली यमुना नदी अपने आप खोल देती है। इस प्रकार कुछ यमुनोत्री में छाना चट्टी में यह झील बनी थी। साथियों इसके बाद आप इसको नोट डाउन करेंगे इसको, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ फिर इसके अन्य साइड एक्टिविटीज पढ़ेंगे। फिर मैं आगे बात करता हूँ एक बड़कोट नामक स्थान आता है, बड़कोट, बड़कोट नामक स्थान आता है, यहाँ पर संगम होता है खतुनगाड़ का। बड़कोट नामक स्थान बात करूं मैं तो यहाँ पर आपका संगम होता है खतुनगाड़ का, खतुनगाड़। और वहीं में यहाँ पर नौगांव की बात करूं, यहाँ पर नौगांव नामक स्थान है जो कि उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। नौगांव पर जो संगम होता है वह होता है आपका कमल नदी का। बहुत इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा दोस्तों, कमल नदी का, जिसको हम पुरोला आपने सुना होगा, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, पुरोला। और वहां पर लाल चावल बड़े फेमस हैं और जो लाल चावल होने का कारण वहां पर कमल नदी को माना जाता है और वहां पर सेराई घाटी नामक स्थान भी पड़ता है जिसको चावल का कटोरा, धान का कटोरा भी कहते हैं। तो यह कमल नदी पुरोला नामक स्थान से प्रभावित होते हुए नौगांव नामक स्थान पर यह संगम बनाती है, किससे, यमुना नदी से संगम बनाती है, यमुना नदी से बनाते। अभी दोस्तों हम उत्तरकाशी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कमल नदी जो है वह नौगांव के अंतर्गत बहती और नौगांव में यह संगम बनाती है। उसके बाद कुछ बरनी घाट यहाँ पर आ जाती है, बरनी घाट, बरनी घाट।
और फिर यहाँ पर लाखा मंडल बहुत इंपोर्टेंट मार्क करेगा दोस्तों। अब हम देहरादून के अंतर्गत एक बार इसको इतना तो आप उत्तरकाशी आ जाता है, फिर इसको एक बार इरेज कर लेंगे और फिर हम आगे देहरादून के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम देहरादून के अंदर एंटर हो जाते हैं ऐसे में कुछ इस प्रकार। और जब हम देहरादून के अंतर्गत एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आता है जिसको लाखा मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने उत्तराखंड इतिहास में पढ़ा होगा कि जब लाखा मंडल जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और यह नागर शैली में बना है। माना जाता है कि यहाँ पर यदु या यादव वंश था लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी में। और यहाँ की जो रानी थी राजकुमारी ईश्वरा ने अपनी पति चंद्रगुप्त की याद में इस मंदिर को बनाया था, जो कि जालंधर का शासक था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी पति की याद में एक नागर शैली में भगवान शिव का मंदिर बनाया, जो कि लाखा मंडल में स्थित है। और लाखा मंडल में कहा जाता है कि यहाँ पर एक छांगलेश वंश भी रहा। ठीक है दोस्तों, और जब यहाँ पर छांगलेश वंश भी रहा था और यहाँ पर एक खंडित शिलालेख भी मिलता है रानी ईश्वरा का, जिसमें यहाँ पर 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम भी लिखित हैं। तो यहाँ पर जो आपका आता है लाखा मंडल नामक स्थान, लाखा मंडल नामक स्थान, और यहाँ पर संगम होता है आपका रिखनाल नदी लिखेंगे सभी बच्चे, रिखनाल नदी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक नदी का संगम होता है अगलाड़ नदी का, जो कि आपका थत्यूड़ टिहरी नामक स्थान से निकलती है। और यहाँ पर अगलगाड़ यहाँ पर जो अगलगाड़ है वहां पर संगम कहाँ पर बनाती है, यमुना नदी पर यहाँ पर ये संगम बना देती है। ठीक है दोस्तों, और आपने जो यहाँ पर थत्यूड़ है, उत्तराखंड इतिहास में इसका भी महत्व रहा है कहीं ना कहीं। जो थत्यूड़, अठ्यूड़ टिहरी, देवदुंगा, सुमाड़ी, भेड़गांव, पौड़ी नामक स्थान, देवदुंगा उत्तरकाशी, सुमाड़ी, भेड़गांव, पौड़ी और आपका थत्यूड़ टिहरी, यहाँ पर कुणिदों की मुद्रा मिली है। कुणिद जो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक, जिसको प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है। और यह 200 से 300 एडी के बीच में माना जाता है कि यह उस समय स्वतंत्र, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार यह उस समय अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर पाए थे। इनकी 3 मुद्राएं अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और आपका एक अनाम प्रकार की मुद्राएं अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और पुनित मुद्राएं भी मिलती है। यह हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अभी हम ज्योग्राफी के रिलेटिव देखेंगे। तो जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ इसको कहते हैं, यह थत्यूड़ टिहरी से निकलती है और यह यमुना नदी में अपना संगम बनाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में बात करूं तो आपका फिर हम इसके उप नदी तंत्र एक आता है इसका, सहायक नदी, जो इसके सबसे अधिक जल देती है, जो कि सबसे अधिक वन प्रवाह क्षेत्र वाली भी नदी है, जिसको हम टॉस नदी के नाम से भी जान जाते हैं। तो टॉस नदी कुछ इस प्रकार, 2 नदियों के संगम के बाद इसको टॉस कहा जाता है ऐसे में। और फिर यहाँ पर ऐसे में, और यहाँ पर कालसी जहाँ अशोका शिलालेख 297 बीसी का मिला था, जिसमें कालसी को अपरांत नामक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो 2 नदियां जब संयुक्त रूप से यहाँ पर मिलती है, जिसको नेटवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको नेटवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसकी लेंथ उत्तराखंड में 148 किलोमीटर है, इंपोर्टेंट मार्क करिएगा। और यह आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। 148 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। तो यह सबसे इंपोर्टेंट मार्क करेगा कि यह 2 नदियों के संगम से बनती है। एक आपका सुपिन, जो कि उत्तरकाशी से निकलती है, सुपिन, और एक आपका रूपिन, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के क्वाडर क्षेत्र से निकलती है। और जो सुपिन है, इसकी बात करूं मैं, स्वर्गारोहिणी पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और फिर यह जब नेटवाड़ के पास इन दोनों का संगम होता है तो यह इसको टॉस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि डोडरा क्वार भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर जब रूपिन और सुपिन दोनों नदियां आपस में नेटवाड़ नामक क्षेत्र में मिलती है, उसके बाद इसको टॉस नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दूरी पर इसको तमसा नामक भी जाना जाता है। कहते हैं कि दोस्तों टॉस नदी को
किंवदंती है कि इसका जो जल है वह आपका जो देवताओं यानी कि वो नहीं चढ़ता है, इसको अपवित्र नदी भी माना गया है। फिर देखेंगे आगे कि जब इस नेटवार यहाँ पर मिलता है तो कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। सहायक नदियों में इसकी आती है, सहायक नदियों में इसकी आती है आपका दोस्तों पावर नदी आती है, हनोल भी इस नदी के उस पे है। फिर एक पावर नदी ऐसे में आती है और कहाँ पर त्यूनी नामक स्थान पर, त्यूनी नामक स्थान पर यह संगम बनाते हैं टॉस नदी, और कुछ इस प्रकार यह कालसी नामक स्थान पर संगम बनाती है किससे, यमुना नदी से। फिर दोस्तों इतना हो जाता है। फिर कालसी नामक स्थान, थोड़ा इसको एज करने के बाद फिर दोस्तों जब कालसी नामक स्थान पर यहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद आगे एक बैराज आता है जिसको हम बैराज कहते हैं। नहीं, पहले बैराज में पहले डाक पत्थर नामक स्थान आएगा, डाक पत्थर नामक स्थान, सॉरी दोस्तों, तो डाक पत्थर नामक स्थान पर आ जाएगा और यहाँ पर एक नदी निकाली गई, एक नहर निकाली गई कुछ ऐसे में, और यमुना नदी कुछ ऐसे में, और फिर दोनों का जो संगम होता है यह होता है आसन बैराज नामक स्थान पर, जो कि आसन बैराज आपने पढ़ा होगा। आसन बैराज की स्थापना 1967 को होती है और 2020 को इसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, रामसर के अंदर इसको शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर संगम और ढालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। फिर यहाँ पर कुछ एक इसकी सहायक नदी भी है जिसको हम यहाँ पर एक नदी सहायक नदी ऐसे में आती है कुछ इस प्रकार, और जो इसकी सहायक नदी है उसको हम कहते हैं आसन नदी, यहीं पर आसन बैराज है, आसन नदी। और एक टपकेश्वर महादेव आपने देहरादून के अंतर्गत पढ़ा होगा, टपकेश्वर महादेव यहाँ से निकलती है देव नदी, जो कि यहाँ पर यमुना नदी के साथ संगम में नदी है। कुछ इस प्रकार यह ढालीपुर नामक स्थान से फिर राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ पर कुछ परियोजना में जैसे ढकरानी, ढालीपुर, है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे। दोस्तों यह उत्तराखंड में टॉन्स नदी पढ़ा, उसके बाद हमने यमुना नदी का पढ़ा। टॉन्स नदी की लेंथ 148 किलोमीटर है, वहीं पर यमुना नदी लेंथ 136 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मंदाकिनी नदी तंत्र को। अब दोस्तों मंदाकिनी नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो मंदाकिनी नदी कुछ रुद्रप्रयाग इस प्रकार फैला हुआ है, इस प्रकार ऐसे में कुछ रुद्रप्रयाग जनपद है ऐसे में, और यहाँ से चमोली नामक स्थान से ऐसे में यहाँ पर निकलती है कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, और कुछ इस प्रकार चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी, जो कि उत्तराखंड में 72 किलोमीटर, मंदाकिनी 72 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है। फिर यहाँ पर रुद्रप्रयाग के समीप यहाँ पर संगम बनाते हैं। और हम जब इतना कर लेते हैं तो हम इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ताल, और इसके ऊपर एक चौराबाड़ी ग्लेशियर भी है। चौराबाड़ी ताल से यह नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में प्रवाहित होते हुए यह सिर्फ एक जिले के अंतर्गत प्रवाहित होती है। और फिर यहाँ पर यह जो नदी है यह संगम बनाती है किससे, अलकनंदा नदी से। ठीक है दोस्त, अलकनंदा नदी से यह संगम बना। सबसे पहले अगर इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज की बात करो, जो इसके सहायक ट्रिब्यूटरीज है सोनप्रयाग में वासुगंगा, यहाँ पर सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग, वासुगंगा या वासुकी गंगा, जो कि वासुकी ताल से निकलती है, वासुकी ताल से निकलती है। इसके बाद मैं बात करूं तो यह कालीमठ के नामक स्थान में मधुगंगा, इसमें कालीमठ यहाँ पर मधुगंगा संगम बनाती है मधु महेश्वर से। फिर यहाँ पर देखेंगे सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका सूर्य नदी, हाँ नहीं, यहाँ पर आएगा आपका धूलगाड़, सॉरी धूलगाड़, यहाँ पर धूलगाड़ नदी या इसका संगम बनाते हैं। धूलगाड़ नदी का जो संगम होता है वह आपका अगस्त मुनि नामक स्थान पर होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। धूलगाड़, अगस्त मुनि, फिर लस्करगाड़ पढ़ लेते हैं। लस्करगाड़ यहाँ पर आती है, लस्करगाड़ आती है और यह सूर्यप्रयाग से नामक अपना वो बनाती है, क्या संगम बनाती। तो साथियों इस प्रकार कुछ उत्तराखंड का नदी तंत्र हमने देखा और इसके अंतर्गत हमने यमुना नदी, टॉन्स नदी, साथ में हमने
मंदाकिनी नदी को भी देखा। मंदाकिनी नदी की लेंथ 72 किलोमीटर, वहीं पे मैं यमुना की बात करूँ 136 किलोमीटर, टॉन्स नदी की बात करूँ 148 किलोमीटर, भागीरथी नदी की बात करूँ तो यह है आपका 205 किलोमीटर, अलकनंदा नदी की बात करूँ तो यह आपका 195 किलोमीटर, और जो इसकी सहायक 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक की लंबाई 94 किलोमीटर है, एक की लंबाई 56 किलोमीटर और एक की लंबाई 105 किलोमीटर है। पश्चिमी रामगंगा की बात करूँ तो 155 किलोमीटर है। इस प्रकार कुछ उत्तराखंड के नदी तंत्र हो जाते हैं। इसके बाद 2 लेक्चर आएँगे और उस 2 लेक्चर में हम उत्तराखंड का नदी तंत्र पूरा क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।